हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस महत्वपूर्ण डिस्कशन वन नेशन वन इलेक्शंस में। हम सारी बारीकियों पर बात करेंगे और इसका जो आउटकम होगा उस पर भी फोकस करेंगे। इसके पहले हम डिस्कशन में आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ठीक। और कमेंट बॉक्स में आपका व्यूज़ क्या है इस पूरे मैटर पे, इस पूरे इश्यूज़ पे आप क्या व्यू रखते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रहे रामनाथ कोविंद जी की प्रेसिडेंसी में एक हाई लेवल समिति का गठन किया था, जिसको देश में लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं के चुनाव को एक साथ कराने संबंधी मसलों की जांच करना था, उस पर सिफारिश करना था। आयोग ने अपना कार्य किया और 14 मार्च 2024 यानी 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति, जो हमारी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, अपना रिपोर्ट सौंप दिया उन्होंने। और सरकार ने भी उस पर कुछ दिन तक बात किया और दिसंबर में इसको एक बिल के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसको लेकर संसद में काफ़ी लाइमलाइट में आ गया देखने को मिला। इसके बाद से ये पूरा जो मतलब प्रकरण है, ये बिल है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। लोगों मतलब इसका आउटकम क्या हो सकता है, फिर भाई जो ये बिल है इसके किस प्रोविजंस को लेके पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनमें डर है, वो इसका अपोज कर रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है 2/3 बहुमत होना चाहिए। सरकार के पास जो है नहीं अभी, तो इसे तो बिल होना तो मुश्किल है, पास होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को भी पता ही होगा कि 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों में जो कांग्रेस है वो कमज़ोर हो गई, तो वहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट बनी, गठबंधन सरकारें बनी। तो आप भी जानते हैं गठबंधन सरकारें कैसी होती हैं कि कुछ मामलों पे कुछ पार्टीज में इत्तेफाक हुई तो सरकार गिर गई, तो इसको लेकर वहाँ पे प्रेसिडेंसी रूल लगाना पड़ा और फिर नए इलेक्शंस हुए, जिससे ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे जो स्टेट असेंबलीज हैं उनका चुनाव अब लोकसभा से दूर होता गया, तो जिससे ये जो प्रक्रिया है ये टूट गई। अब जो ये बिल है वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधानों को देखते हैं, जिसको लेकर विपक्ष में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध जता रहा है इसको लेके, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है कि मतलब अगर ऐसा होता है कि क्या होगा। तो इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, इस संशोधन में क्या है ना, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा जा रहा है 82A, ठीक। 82A एक नया आर्टिकल है जिसको जोड़ने का इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रावधान है। इसके खंड 1 में ये प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति का प्रावधान है। खंड ए मतलब 82A खंड 1 में नियुक्ति का प्रावधान है जब ये विधेयक लागू होगा उस संबंध में। और इस आर्टिकल का अनुच्छेद 82A खंड 2, इसमें जो उपबंध है कि जो आर्टिकल 83 है, मतलब आर्टिकल 83 आप जानते होंगे ये लोकसभा का कार्यकाल से संबंधित है, और आर्टिकल 172 172 ये विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है। में किसी भी बात के होते हुए भी नियत तारीख के पश्चात लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के पहले आयोजित किसी भी साधारण चुनाव में गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। आप समझे, इसका मतलब है कि यानी कुछ विधानसभाएं जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी, उनका कार्यकाल घटा दिया जाएगा ताकि उनका जो इलेक्शन है वो लोकसभा के साथ हो सके। प्रारूप का जो मतलब अनुच्छेद 82 उपखंड 5 है, उसमें ये क्या है, निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी विधानसभा के लिए चुनाव बाद में कराने की जो सिफारिश है वो प्रेसिडेंट से कर सकता है। यदि भारत के निर्वाचन आयोग की राय में यह चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के समय या आम चुनाव के साथ नहीं कराया जा सकता, तो ऐसा जो है वो रिकमेंडेशन कर सकता है प्रेसिडेंट को। ओके, इसका जो उपखंड 82A उपखंड 6 है, इसमें प्रावधान है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त होगा, चाहे उसका चुनाव बाद में ही क्यों ना हुआ हो। इसका मतलब ये होगा कि मान लो जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है लेकिन वो कुछ राज्यों में चुनाव नहीं कराता, ऐसा वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट, उस बात को मान लेती है प्रेसिडेंट, तो इससे भी गवर्नमेंट के वो एक तरीके से समझ सकते हैं, अब आदमी होता है, तो फिर वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। मान लो फिर लोकसभा के 1 साल बाद चुनाव वहाँ पे हुआ, तो फिर जो न्यू सरकार बनेगी वो 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेगी, उसको लोकसभा के साथ ही भंग कर दिया जाएगा, यानी 4 साल का ही उसको तब टर्म पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा इसमें प्रावधान है। तो देखिए, चुनाव में क्या है कि केंद्र का जो इलेक्शन होता है वहाँ पे अलग मुद्दे काम करते हैं, और राज्यों के इलेक्शन में यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे, रीजनल जो इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा हावी रहते हैं। तो और क्या होता है, जो रीजनल पार्टी है उनका जो एग्जिस्टेंस है वो तो रीजनल इश्यूज पे ही बेस है, बिकॉज उन्हीं को लेकर तो वो तो विकसित हुई है, उनका एग्जिस्टेंस हुआ है, तो उनको डर है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो फिर जो रीजनल इश्यूज हैं वो दब जाएंगे। अब रीजनल इश्यूज अगर दबेगा, मार्जिनलाइज होगा, तो नॉर्मल सी बात है जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं या क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं उनका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ये उनका कहना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप झारखंड को देख सकते हैं। झारखंड में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो वहाँ बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन स्टेट असेंबली में उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे जो मुद्दे स्टेट बेसिकली स्टेट से रिलेटेड है,
उन पे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए वो इसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और दूसरा है कि विपक्ष को विशेषकर जो आर्टिकल 82A जोड़ा जा रहा है, उससे बड़ी समस्या है, क्योंकि यह अनुच्छेद जो है राज्य चुनाव के मामले में निर्वाचन आयोग को बेशुमार शक्ति दे देता है। इससे राज्यों का भविष्य जो है, उनको लगता है कि जो राज्य का भविष्य होगा वो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर हो जाएगा, और चुनाव आयोग का निर्भर होना मतलब सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग आज खुद अपनी भूमिका को लेकर काफ़ी आलोचनाओं का शिकार रहा है। ऐसे में उसे और भी शक्तियाँ देना कहाँ तक उचित होगा, आप ही बताइए। वर्तमान में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पुरानी बातें हो गई हैं। अभी तो चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग, ये आपको भी पता होना चाहिए, और उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी माना गया। लेकिन आज उसका जो रोल है चुनाव में वो काफ़ी क्रिटिसाइजेबल हो गया है, ठीक है। तो एक समय था कि हमारे यहाँ TN सेशन जैसे चुनाव आयुक्त होते थे, आज समय है कि राजीव कुमार जैसे चुनाव आयुक्त हो रहे हैं। उनकी नियुक्ति सरकार ही करती है, तो वो किसी को भी कर दे जो उसके कार्यों को माने, उसकी बातों को माने। देखिए, आज भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में जो पहले बातें आमतौर पर सुनाई देती थी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन, भूखमरी, रुपये का कमज़ोर होना जैसी बातें आज के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में गुनाह सी हो गई हैं। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप एक तरीके से गुनहगार हैं, समझ लीजिए। आप खुद 2010 से बदलती जो परिदृश्य हमारे यहाँ चेंज हो रही है उसको देखिए, उसको आप ऑब्जर्व करिए किस कदर हमारे यहाँ से पूरे राजनीतिक डिस्कोर्स को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आप रोजगार मांगोगे तो लाठियाँ मिलेंगी, अगर आप कांवड़ ले जाओगे तो आपको फूल मिलेगा। आप हमारे देश के युवा को बाबागिरी में अपना भविष्य ज़्यादा सुरक्षित दिख रहा है, और शिक्षा में उसके भविष्य का कोई गारंटी उसे नहीं है। आज हमें बांग्लादेश, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उससे हमदर्दी है, लेकिन अपने देश के अल्पसंख्यकों के प्रति नफरतें बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मज़ारों पर चादरें भिजवाते हैं और अपने ही देशवासियों को एक दूसरे के धर्म के नाम पर लड़वाते रहते हैं। आज हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता को लोग पाप बताते हैं, जो सेकुलरिज्म है आज हमारे यहाँ पाप समझा जाता है, और सांप्रदायिकता और गोडसे जैसे लोगों का गुड़ गाया जाता है। स्कूलों की रिपोर्ट बता रही है कि लोगों का जो ड्रॉप आउट है वो बढ़ रहा है। आज हमारे लोगों को तर्क से दूर कर मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। जब आज हमारे देश में मध्य वर्ग सबसे टैक्स भरता है तो उसको कैसा चाहिए, मतलब आज हमारे यहाँ का जो मध्य वर्ग वो सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहा है, उसको सर्विसेज कैसे मिल रही है। आज हमारा मध्य वर्ग सबसे टैक्स भरता है। हमारे देश में जो चुनाव तो एक साथ होना चाहिए, लेकिन पॉपकॉर्न पे जो GST है वो अलग अलग चाहिए। मेन स्ट्रीम की मीडिया तो सरकार की चरण चुंबन कर रही है, अगर कोई सच्ची पत्रकारिता कर रहा है तो उसे मार दे रहे हैं। आपने रिसेंटली इसको देखा ही होगा, और इसको लेके जो राजनीतिक गलियारा है उसको कोई चर्चा ही नहीं है। चीन हमारे क्षेत्रों को काउंटी बना रहा है, इसकी हमारे देश की सरकार और मीडिया को कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई कोई घुसा ही नहीं है, बस यही बयान चला जा रहा है। बस क्या है, कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, कुर्सी इज मेन। आप खुद ऑब्जर्व करिए कि 10-15 सालों में किस प्रकार हमारे पूरे राजनीतिक डिस्कोर्स को बदल दिया गया है। आज भारत के लोगों को किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका निर्धारण भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मीडिया के साथ मिलकर कर रही हैं। आप लगे रहिए मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुस्लिम में, इससे कम से कम आप ये तो नहीं पूछना चाहोगे ना कि आपका देश की संपत्ति और जो टॉप सर्विसेज हैं देश की, उसमें आपका प्रेजेंटेशन कितना है, आपका रिप्रेजेंटेशन उसमें कितना है। ये चीज़ें आज हमारे यहाँ क्या है कि जो सांप्रदायिक भाषण देते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट टिप्पणी करते हैं, उनको राजनीतिक रूप से लाभ मिलता है, उनका राजनीति में करियर अच्छा चल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। और देख तो माइनॉरिटीज OBCs के साथ क्या हो रहा है आप ये देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ कस्टोरियल डेथ बढ़ रहा है, पुलिस नाम देख के, जात देख के इनकाउंटर कर रही है। तो ऐसे में हमारे देश का भविष्य क्या हो सकता है, आप ही सोचिए। ऐसे में अगर हम एक साथ चुनाव करा रहे हैं सारे चीज़ का, जहाँ रीजनल इश्यूज का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, तो आप ही समझिए फिर क्या होगा। ये एक तरीके से ना इनडायरेक्टली क्या हो कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, सोचना आपको है, आपका फ्यूचर आपको सिक्योर करना है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसा सोचते हैं, कि आप चाहते हैं कि जो जैसा डिस्कोर्स हमारे यहाँ चेंज हो रहा है वैसा ही चेंज होता जाए। इन सारे प्रकरण पे आप क्या व्यूज रखते हैं, आप कैसा सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें शेयर करें। इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कमेंट भी करें। मिलते हैं तब तक किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।